हेलो दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर लेके आया हूँ मैं। तीसरा लेक्चर ये हमारा रहने वाला है, जो कि हमारा जो आज का लेक्चर रहने वाला है प्रियम्बल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रस्तावना। तो ये जो लेक्चर रहने वाला हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुका हूँ और आपको मैंने पूछा भी था कि कौन सा आपको कंफर्टेबल रहेगा, पीडीएफ से पढ़ाऊँ या फिर आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊँ। आपको पता है ये वाला जो लेक्चर रहने वाला हमारा वो पॉलिटी का कंप्लीट रहने वाला है। इसमें हम पूरी पॉलिटी कराने वाले हैं A to Z। किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए ये इनफ रहेगी, चाहे वो यूपी एसआई का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या फिर हमारा यूपी के जो और भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए हो, ये इनफ रहने वाला है। तो लेक्चर 2 में हमने जो चीजें डिस्कस करी थी उसके बारे में कुछ पीवाईक्यू लेके आया हूं मैं। तो इसमें जो पहला पीवाईक्यू हमारा रहने वाला है वो है अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था। ये ब्रिटिश द्वारा रखा गया था, ये किस सन में रखा गया था। तो हमारा इसका आंसर है जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो आया था हमारा 1940 में। आपको पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था हमारा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद करना है कि जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में किस वर्ष आया। जो हमारा क्रिप्स मिशन था वो 1942 में आया था। और इसके अलावा हमारा जो कैबिनेट मिशन था वो 1945 में आया और 1946 में लागू हुआ। कैबिनेट मिशन 1945 में आया था और 1946 में लागू हुआ था कैबिनेट मिशन। आपको याद रखना है ये भी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष एक संविधान सभा की मांग की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी हमारी, उसने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। ये हमारा इसका ये आंसर रहने वाला है। इसके बाद जो अगला रहने वाला है कि जो निम्नलिखित 2 परिदृश्यों में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मतलब जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है। तो वो 2 कंडीशन में कानून बना सकती है। जब यहां पर अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना हो तब बना सकती है, और बाहरी आक्रमण होता है तब भी हमारी जो संसद है वो कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के बिना अगर बनाती है तो यहाँ पर ये अभी तो ये गलत होगा। अगर यहाँ पर लिखा होता सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी हमारी संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मैंने आपको 3 सूचियां पढ़ाई थी। जो राज्य सूची थी, जो हमारी स्टेट लिस्ट कहते हैं जिसे, और संघ सूची थी जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट थी जिसमें दोनों संसद और राज्य दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो आपको मैंने बताई थी जो हमारे शेड्यूल थे, मतलब हमारी जो अनुसूचियां थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन रहने वाला है कि मूल संविधान जो हमारा था उसमें कितनी भाषाएं थी। तो आपको मैं बता दूं जो मूल संविधान था हमारा उसमें हमारी 14 भाषाएं थी, और जो अभी जो संविधान है उसमें कितनी भाषाएं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रिकॉल कर देता हूं। आपको जो संशोधन रिकॉल करनी है, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92 संशोधन, ये हमारे क्या क्या ऐड किया गया था इन संशोधन से। जो 21वां संशोधन था उससे हमारी सिंधी ऐड की गई थी। सिंधी भाषा जो हमारी है उसे ऐड किया गया था 21वें संशोधन से। और 71वें संशोधन से हमें मैंने ट्रिक से याद कराया था KMN। इससे मैंने याद कराया था नेपाली, मैथिली, कोंकणी, ये मैंने याद कराया था। और 92वें संविधान से BDSM, BDSM, यहां से बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथाली, ये मैंने याद कराया था आपको। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा कि जो संथाली को निम्नलिखित किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। CAA जो होता है संविधान संशोधन होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल। इसे किससे जोड़ा गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था संथाली। संथाली यहां पर आती है S से, BDSM S से यहां पर आती है 92वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो ये तो हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हैं। इसके अलावा और जो है कुछ कि वर्ष 2024 में कितनी नई क्लासिकल भाषाओं को जोड़ा गया था, शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था वर्ष 2024 में। तो इसमें हमारी 5 भाषाओं को जोड़ा गया था 2024 में। और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची शेड्यूल पंचायत से संबंधित है। तो आपको पता होगा पंचायत से हमारी 11वीं अनुसूची संबंधित है।
अब 12वीं अनुसूची किससे है? वो है हमारी म्यूनिसिपैलिटी से, म्यूनिसिपैलिटी से। ये आपको याद रखना है। अब मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे मूल जो संविधान था हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद से 8 अनुसूचियां थी और 8 और 22 भाग थे। ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको मैंने बताया था अस्थायी अध्यक्ष थे जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाद में इनकी जगह जो स्थायी अध्यक्ष आ गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? अब उद्देश्य प्रस्ताव इसमें आता है कि पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तब आपको लगाना है ये वाला। और जब ये पूछे कि कब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो आपको लगाना है 22 जनवरी 1947। ये वाला आपका आंसर रहने वाला है 22 जनवरी 1947। अगर वो पहली बार पूछ ले कि पहली बार प्रस्तुत कब किया गया था, तो आपको 9 दिसंबर 1946 लगाना है। वैसे आपको ये लगाना है। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहने वाला है हमारा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो प्रियम्बल है, उसके बारे में आज बात करने वाला हूं, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो प्रस्तावना के बारे में रहने वाला है, जो कि हमारा प्रियम्बल है। आपको पता होगा कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान बनने के सबसे बाद में बनी थी। जैसे आप बुक देखते होंगे अपनी, आपकी कोई भी बुक होगी उसमें इंडेक्स होगा, तो जो इंडेक्स होता है वो बुक बनने की सबसे लास्ट में बनता है, जो बताता है कि बुक में कौन सा पेज कहां पर है और किसके बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो सबसे बाद में बनी गई थी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं मैं प्रियम्बल के बारे में। जो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना की, वो होती है हम भारत के लोग। यहां से ये स्टार्ट होता है जो हमारा प्रियम्बल है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर जो हम भारत के लोग हैं, ये जो हमारा सबसे पहले पूछ लेता है कहां से लिया गया है, तो हमारा ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को जो प्रस्तावना मूल रूप ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। बाद में जो हमारा प्रियम्बल है उसमें अभी तक सिर्फ एक बार, जो हमारा प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। जो हमारा एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान से हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इसमें क्या 3 चीजें ऐड की गई थी जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं, ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट। अब जो यहां पर हिंदी में बात कर लेता हूं, एक जो टर्म था वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और हमारा एक जो टर्म था अगला तीसरा वो था इंटीग्रिटी। तो ये 3 चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई। अब जो सबसे मेन बात आती है कि जो हमारा संविधान है इसके बारे में जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं वो यहीं से रहते हैं कि संविधान में क्या क्या जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें बता देनी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी। ये 3 चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। अब जो हमारा प्रियम्बल है उसको सजाया किसने था, तो ये कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो इसके सज्जाकार थे वो थे हमारे देवहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है इसने कि हमारे जो संविधान के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसे किसने सजाया, तो ये हमारे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। अब ये प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई है, वो यूएसए से ली गई है, जो कि हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब प्रस्तावना की भाषा वो कहां से ली गई है, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जो मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको याद रखना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, प्रभुत्व संपन्न, इन 3 चीजों को आपको याद रखना है कि ये बाद में जोड़े गए थे हमारे संविधान में। तो हमारे ये पूछ लिए जाते हैं, बार बार क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर सज्जाकार पूछ लिए जाते हैं, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई थी वो पूछ लिया जाता है, अवधारणा कहां से ली गई थी ये पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको लिए याद रखना ही रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं, एक केस हुआ था अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ
नवंबर 2024 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ये जो अश्विनी कुमार थे, इन्होंने एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन से, उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है उसने इसे कैंसिल कर दिया और उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हमारी संविधान के बारे में जो प्रस्तावना थी उसके बारे में इन्होंने कैंसिल किया। अब बात करते हैं जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है जो हमारा ये प्रीएम्बल है। ठीक है, अब प्रीएम्बल के बारे में कई लोगों ने कमेंट करे, कुछ लोगों ने कुछ कहा इसे, कुछ लोगों ने कुछ कहा, तो वो हम अभी बात करते हैं कि जो सबसे पहले संविधान राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। तो राजनीतिक कुंडली जो हमारा कहा था वो हमारा के.एम. मुंशी ने कहा था कि संविधान जो हमारा जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसे हम राजनीतिक कुंडली कहते हैं। तो ये हमारा बोला था के.एम. मुंशी ने। उसके बाद आभूषण किसने कहा जो प्रीएम्बल को जो आभूषण कहा था वो कहा था हमारे पंडित ठाकुरदास ने। और यहां पर जो पहला है ये संविधान का पहचान पत्र लिखा है, ये यहां पर गलत लिख दिया है किसी ने, टाइपिंग एरर है। ये हमारा है पहचान पत्र। पहचान पत्र किसने कहा था? पहचान पत्र कहा था N.A. पालखीवाला ने। अब जो इन्हें ट्रिक बता देता हूं मैं, जैसे राजनीतिक कुंडली, तो जो कुंडली होती है, कुंडली कौन देखता है? मुंशी जी देखते हैं, लेखा पढ़ित वाले काम, कुंडली मुंशी ऐसे करके याद कर लेना है। पहचान पत्र, पहचान पत्र से आप याद कर लेना है N.K. पालखीवाला। जो पालखीवाला है वो पहचान बताता है अपनी, ऐसे करके आपको ट्रिक से याद करने लेना है। अब संविधान का मूल स्वर किसने दिया था? अर्नेस्ट बर्कर ने। उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में दिया था संविधान का मूल स्वर। पंडित ठाकुरदास ने कहा था संविधान की आत्मा, सबसे कीमती हिस्सा, वह पैमाना जिससे संविधान के मूल्यों को मापा जा सकता है। मतलब इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और सबसे कीमती हिस्सा, वह पैमाना जिससे संविधान के मूल्यों को मापा जा सकता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। ये पंडित ठाकुरदास ने कहा था। हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था? प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन यह घोषणा पत्र से कहीं अधिक है। ये हमारा कहा था हिदायतुल्लाह ने। अब जो प्रस्तावना की समझ में अगर जो संविधान की शक्ति का स्रोत है तो वो है हम भारत के लोग, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो हमारी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग से। वहां पर सबसे पहली लाइन में लिखा है हम भारत के लोग। तो ये जो हम भारत के लोग लिखा है, इससे पता चलता है कि संविधान लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिनियमित है, ना कि किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा इसे सौंपा गया है। तो ये यहाँ पर हम भारत के लोग दिखाता है कि जो हमारे द्वारा ये संविधान को ही बनाया गया है और हम इसे फॉलो भी करेंगे। अब जो संविधान की हमारी प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे संविधान की प्रवृत्ति है वो संप्रभुता है। संप्रभुता का डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेता है कि संप्रभुता का मीनिंग क्या है प्रस्तावना में। तो इसका अर्थ है लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। मतलब यहाँ पर लोग जो अपने निर्णय हैं वो खुद से ले सकते हैं, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब होता है संप्रभुता, मतलब हम खुद में संप्रभु हैं कि हम अपने निर्णय को खुद से डिसाइड कर सके। अब समाजवादी क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है धन सामाजिक रूप में उत्पन्न होता है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। समाजवादी का मतलब वही है कि सभी के पास जो रिसोर्सेस हैं वो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आदमी भूखा पेट मर रहा है और किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो अमीर या गरीब को देखकर नहीं आती है, वो जिसके लिए जो एलिजिबल होता है उसको सबको मिलती है। तो इस तरह से हमारी जो सरकार है, मतलब हमारा जो संविधान है वो समाजवादी है, सभी के अच्छे की बात करता है। अब कुछ जगह क्या होता है कि कुछ जगह जो साम्राज्यवाद है वो कट्टरपंथी साम्राज्यवाद है, कुछ जगह गांधीवादी साम्राज्यवाद है, कुछ जगह नेहरूवादी साम्राज्यवाद है, और इसी में आता है पूंजीवादी साम्राज्य, जहां पर मेन जो काम होता है उस कंट्री का
इनकम जनरेट करना, मेन काम है पैसा कमाना। जैसे कि हमारा अमेरिका, वहां पर मेन जो टारगेट है वो पैसा कमाने को ही दिया जाता है, ना कि सबके अच्छे के बारे में सोचा जाता है। अब अपनी जो भारत की है अर्थव्यवस्था, वो मिश्रित है। और उसके बाद जो समाजवाद शब्द अपनी प्रेरणा रूसी क्रांति से लेता है। जो रूस में क्रांति आई थी, उससे साम्राज्यवाद की जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी, वो है रूस की क्रांति से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी में पूछा भी गया है कि ये समाजवाद शब्द किससे प्रेरित है, तो वो है हमारा रूस यानी कि रसिया की क्रांति से। अब यहाँ पर कट्टरपंथी समाजवाद क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें उतार के, जैसे कोई अंबानी है, अंबानी को उसके पद से हटा के खुद लोगों द्वारा स्वामित्व किया जाए, ऐसा लोगों के अंदर विचारधारा आती है, मतलब कट्टरपंथी वाली, कि हम लोग उनको हटा दें और खुद राज करें। बस ऐसे ही साम्राज्यवाद की, कट्टरपंथी साम्राज्यवाद में ऐसी सोच आती है। गांधीवादी समाजवाद क्या कहता है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से अहिंसा, आत्मनिर्भरता और धन के उचित वितरण को बढ़ावा देती है। नेहरूवादी क्या है? नेहरूवादी जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है। यह प्रणाली जो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए राज्य नियंत्रित विकास पर जोर देती है। इसे मिश्रित साम्राज्यवाद के रूप में भी जाना जाता है। जो नेहरूवादी साम्राज्यवाद व्यवस्था है वो कट्टरपंथी और गांधीवादी दोनों को ऐड करके दी गई है। अब समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? समानता, हर व्यक्ति को समान अवसर और समान संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो धन या संपत्ति से रिलेटेड हो। सामूहिक हित, सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। कल्याणकारी राज्य, और एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी चाहिए जिसमें अंदर सभी को न्याय मिले, सभी का कल्याण हो। ऐसे साम्राज्यवाद की व्यवस्था हमारा जो प्रस्तावना है उसमें दी गई है। अब साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या है? क्यों हमारा जो प्रियम्बल है प्रस्तावना उसे समाजवाद बनाया गया? क्योंकि इससे क्या होता है? शोषण और असमानता को समाप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है, राष्ट्र के जो संसाधन है उसका उनका सही से उपयोग हो पाता है। उसके बाद अब आते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे देश को सेक्युलर बनाता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी धर्म को स्पेशल पावर नहीं दी गई है, सभी के धर्म को बराबर माना गया है और कोई भी व्यक्ति अपने मन के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। यही बात कर ले हमारे पड़ोस की कंट्री जैसे पाकिस्तान, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उसके अंदर मुस्लिम को ज्यादा मेजोरिटी दी गई है, मुस्लिम राज्य, मुस्लिम देश बना दिया गया है वो हमारा, तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है पाकिस्तान। और यहाँ पर लोकतांत्रिक, जो हमारी जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो इसी को हम लोकतांत्रिक कहते हैं, जिसके बारे में अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये हमारे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि एक ऐसी सरकार जिसे जनता के द्वारा चुना जाए, जनता के लिए, जनता पर राज करने के लिए, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सहमति द्वारा शासन। और जॉन लॉक जो है वो उदारवाद के जनक हैं, आपको पता होगा। इनकी पुस्तक का नाम टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट है। अब गणतंत्र क्या होता है? शासन की एक प्रणाली जिसके राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और वंशानुगत उत्तराधिकारी पर आधारित नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन जो है हमारा वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब यहीं पर आ जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? सरकार का एक रूप जिसमें नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? सरकार का एक रूप जिसमें नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करके जो उनकी ओर से कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, जैसे कनाडा, भारत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वोट दिलवाते हैं, जिससे हमारा जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब यहाँ पर मुख्य बातें क्या है? सरकार का उद्देश्य नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व प्रदान करना है, सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके बाद हमारे जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कुछ तरह की चीजों का जिक्र किया गया है जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में न्याय के बारे में।
कि हमें कितने प्रकार का न्याय मिला है, प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। तो जो न्याय है हमारा प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है हमें। पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय हमें मिला है संविधान के थ्रू। जो प्रीएम्बल है उसमें न्याय के बारे में डिस्कस किया गया है। उस न्याय से तात्पर्य है कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। और जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता। तो हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, वो है 5 तरीके की। अब वो 5 तरीके की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपको लग रहा होगा कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में भी दी गई है। तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, आर्टिकल 19 जब पढ़ा रहूंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हमें न्याय मिला है 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता मिली है 5 तरीके की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और जो समता मिली है कि हमें प्रतिष्ठा और अवसर, इनमें समता मिली है। प्रस्तावना में समता के 2 प्रकार हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। मतलब सभी को प्रतिष्ठा मिलेगी और सभी को अवसर मिलेगा। सभी कानून के समक्ष समान है। पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। प्रस्तावना में समता के 2 प्रकार हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। अब बात करते हैं बंधुत्व। हम सभी एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी भी नागरिक को अपने साथी नागरिक के साथ हीन व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी बंधुत्व की भावना, मतलब भाई के समान हमें व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे से। अब इसी में जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व और गणराज्य शब्द फ्रांस से लिए गए और न्याय के आदर्श रूस से लिए गए। ये जो 4 शब्द हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कहां से लिए गए, तो आपको बताना है ये शब्द फ्रांस से लिए गए। और जो न्याय के आदर्श हैं वो हमारे लिए गए हैं रूस से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो पेज आता है वो आता है जो प्रस्तावना हमारी बन गई थी। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में क्या क्या था। अब इसी प्रस्तावना को लेकर कुछ केस हुए, कुछ लोगों ने केस किए और उनमें कुछ संशोधन हुए, वो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पर जो पहला केस है वो है बेरुआरी। ये यहाँ पर बेरू खबरी लिखा है, ये गलत लिखा है। ये हमारा होगा बेरूबरी। यहाँ पर बेरूबरी होगा। यहाँ पर मेरा पेन अभी चल नहीं रहा, कुछ एरर है इसमें। तो ये बेरूबरी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बेरूबरी संघ मामला ये 1960 को हुआ था। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान को समझने की केवल कुंजी है। यह कानून रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कानून रूप से इनफोर्सेबल नहीं है, मतलब इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कि अगर कोई भी आपके पास साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ये लिखा है और इसका वायलेशन हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते। जैसे आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप जाके कोर्ट में नहीं कह सकते कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि न्याय हमें मिले, लेकिन इसके अकॉर्डिंग और भी आर्टिकल हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन प्रस्तावना के थ्रू नहीं जा सकते। बस इसका मतलब ये है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना ही नहीं। 1960 का जो बेरुवारी यूनियन केस हुआ था, बेरुवारी संघ मामला, उसके बाद क्या हुआ 1973 में केशव नंदा भारती मामला आया। अब जो यहां पर उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका जस्ट अपोजिट कह दिया कि जो प्रस्तावना है हमारा वो संविधान का हिस्सा है और इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। पहले कहा था कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब कह दिए संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और यह संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है जो हमारी प्रस्तावना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम एक LIC मामला हुआ 1995 में। उसमें जो हमारा केशव नंदा भारती केस में जो न्याय दिया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वही सेम माना, उसमें भी सेम माना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, दोनों में सेम माना। तो आपको याद रखना है बेरुवारी यूनियन मामला कब हुआ? 1960 में। केशव नंदा कब हुआ? 1973 में। और LIC मामला कब हुआ? 1995 में हुआ। अब प्रस्तावना में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 42वें संशोधन से केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट
ISS। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, S मतलब समाजवादी सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट मतलब धर्मनिरपेक्ष। जो हमारा समाज है वो अखंड रहेगा, समाजवादी रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो प्रस्तावना है वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रस्तावना को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बात आपको याद रखनी है। यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध है, लेकिन इसे संविधान की कानूनी व्याख्या के सहायक के रूप में माना जा सकता है। आपको संविधान के उद्देश्य मैंने बता दिए थे कि कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। तो आपको जो न्याय दिया गया वो 3 तरीके का दिया गया। स्वतंत्रता कितने तरीके की दी गई है? 5 तरीके की। समता कितने तरीके की दी गई? 2 तरीके की। बंधुत्व क्या होता है? हमें भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है ये चैनल, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है मुझे, क्योंकि तभी मैं लाइव क्लासेस भी ले सकूंगा। जब मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे कि मैं लाइव क्लास ले सकूं तो मैं लाइव क्लास भी आपको लूंगा और आपके जो डाउट है उन्हें तुरंत क्लियर करा करूंगा। तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाने की काफी ज्यादा जरूरत है। आपको वीडियो को लाइक कर देना और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूं आपको, किसी भी एग्जाम के लिए ये इनफ रहेगा। इसकी जो PDF है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम टू ड्यूटी। वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।